नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हिंदी का पूरा सिलेबस और इसी क्रम में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था हिंदी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक संधि। उसके अलावा भी हम बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और कुछ और भी टॉपिक्स कवर करने बाकी हैं। तो कल की वीडियो में हमने जाना था कि संधि होती क्या है, कैसे हम संधि को करते हैं और मोटा-मोटा जाना था कि उसके प्रकार कितने होते हैं। तो आज हम उसके प्रकार को ही डिटेल में जानेंगे। तो हमने कल की वीडियो में पढ़ा था कि संधि के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। सबसे पहला होता है स्वर संधि, फिर व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम स्वर संधि के पूरे प्रकार को पढ़ेंगे कि स्वर संधि क्या होती है और उसके अंदर स्वर संधि के अंदर भी कौन-कौन से प्रकार होते हैं, जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। इन सभी चीज़ों को हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्वर संधि क्या होती है। जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तो जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है संधि किसमें, स्वर में संधि। तो जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है उसकी वजह से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, बाकी अक्षर व्यंजन होते हैं। जब दो स्वर मिलते हैं तो उनसे जो तीसरा स्वर बनता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। यानी स्वर संधि में कंडीशन क्या है कि दो स्वर मिलेंगे, यानी पहले शब्द का आखिरी स्वर और दूसरे शब्द का पहला स्वर दोनों मिलेंगे और जो नया बनेगा वो भी एक स्वर ही होगा, इसलिए हम इसको स्वर संधि कहते हैं। इसमें व्यंजन से कोई लेना देना नहीं है। तो 5 तरह की होती हैं स्वर संधि: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। इसमें ज़रूरी नहीं है कि बार-बार स्वर बोला ही जाए, जनरली हमें स्वर देखने को नहीं भी मिलता है तो हम इसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि भी कहते हैं। तो स्वर संधि का मतलब हमें समझ में आ गया है कि जहाँ पर दो ध्वनियाँ जो मिलेंगी वो ध्वनि स्वर होगी और मिल करके जो नई ध्वनि बनेगी वो भी स्वर ही होगी। यानी जब स्वर मिल करके कोई संधि करते हैं तो हम उसको स्वर संधि कहते हैं। आगे हम इसके प्रकार को जब डिटेल में समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ स्वर संधि क्या होती है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं दीर्घ स्वर संधि को समझते हैं। तो देखिए दीर्घ स्वर संधि क्या है। जब आ के साथ आ हो तो आ बनता है। मतलब कोई भी आ हो, छोटा आ या बड़ा आ, उसके साथ में छोटा आ या बड़ा आ में से कोई भी आ है तो मिल करके क्या बनता है, बड़ा आ। देखिए ये क्या है, ये पहले शब्द का आखिरी ध्वनि है और ये दूसरे शब्द की पहली ध्वनि है। ये ही दोनों आपस में मिलेंगे तो या तो छोटा आ हो या बड़ा आ हो और उसके बाद दूसरे स्वर में भी पहला आ या बड़ा हो, दोनों मिलकर के बड़ा आ ही बनते हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो ही आपको ये बातें समझ में आएंगी कि मैं ये क्या कह रहा हूँ। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने ये बताया कि संधि होती कैसे, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें। अगर वो नहीं देखेंगे तो शायद ये चीज़ बिल्कुल समझ में ना आए। तो आ के साथ आ बनता है, उसी तरह ई और ई मिलने पर बड़ी ई बनती है, उसी तरह ऊ के साथ ऊ बनता है। अभी ये लाइन शायद बिल्कुल समझ में ना आ रही होगी, लेकिन अभी इसको मैं क्लियरिफ़ाई कर देता हूँ। तो दूसरे शब्दों में हम कहें तो जब दो सुजातीय स्वर आपस में आस-पास आते हैं तो स्वर बनता है। सुजातीय मतलब आ के साथ आ ही आएगा, ई के साथ ई ही आएगी, ऊ के साथ ऊ ही आएगा। यानी जब दो सुजातीय स्वर आस-पास आते हैं तो फिर जो स्वर बनता है उसे हम सुजातीय दीर्घ स्वर कहते हैं, या इसीलिए हम इसको दीर्घ संधि कहते हैं। इसको हम ह्रस्व संधि भी कहते हैं। इसको हम ह्रस्व संधि भी कहते हैं। अब देखिए इसमें जो मुख्य बात है, जो 3 मुख्य बातें हैं वो जानने वाली हैं। पहले शब्द की आखिरी ध्वनि में या तो छोटा आ आए या बड़ा आ आए, इससे मतलब नहीं है, कोई भी आ जाए। और उसी तरह दूसरे शब्द की पहली ध्वनि में छोटा अ मिले या बड़ा आ मिले, कुछ भी मिले, दोनों मिल करके आ ही बनेंगे। यानी कि अगर अ प्लस अ हम कहें तो ये बनेगा। उसी तरह बड़ा आ और बड़ा आ मिलेंगे तो भी यही बनेगा। उसी तरह छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलेंगे तो भी यही बनेगा। और बड़ा आ प्लस छोटा आ मिले तो भी बड़ा आ ही बनेगा। यानी अ के साथ अ मिलना है तो बड़ा आ ही बनना है।
ये आ और आ को हम सुजातीय इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों एक ही तरह के हैं। आ और आ सिर्फ ह्रस्व और दीर्घ का अंतर है इसके अंदर। इसके उच्चारण में थोड़ा सा कम समय लगता है, इसके उच्चारण में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, लेकिन है दोनों एक ही चीज़, दोनों ही अ है। आ। उसी तरह ई और ई, जब ई और ई या ई किसी एक से मिलते हैं तो बड़ी ई बनती है। जैसे चाहे छोटी ई बड़ी ई से मिले, चाहे छोटी ई से मिले, चाहे बड़ी ई छोटी ई से मिले, कोई भी ई और ई अगर आपस में मिल रहे हैं तो वो बड़ी ई ही बनेगी। इसीलिए हम इसको दीर्घ स्वर संधि कहते हैं, क्योंकि इसमें जो स्वर बनना है वो दीर्घ वाला बनना है, ना कि ह्रस्व ह्रस्व वाला बनना है। उसी तरह ऊ छोटा ऊ के साथ छोटा ऊ मिले, बड़ा ऊ के साथ बड़ा ऊ मिले, या छोटा ऊ के साथ बड़ा ऊ, या बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ, कोई भी मिले वो मिलना है, मिल करके बनेगा ऊ ही बनेगा। यानी दीर्घ स्वर संधि में जो हमें तीन बातें ध्यान रखनी है वो ये कि एक जैसे स्वर आपस में मिलेंगे। आ से मिलेगा, ई से मिलेगा, ऊ से मिलेगा। पहले शब्द के आखिरी ध्वनि में आ ई ऊ में से कुछ आएगा, और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि में वो ही आएगा। अ के साथ अ ही आए, ई के साथ ई ही आए, ऊ के साथ ऊ ही आए, तो हम उसे दीर्घ संधि कहते हैं। इसे हम दीर्घ संधि या दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे पता चलेगा आ रहा है कि ई आ रहा है। ये सब चीज़ें हम अब समझते हैं। इसको उदाहरण से समझेंगे तो ये तीनों की तीनों चीज़ें हमें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए, तीन बातें जो हमें ध्यान रखनी है वो तीनों मैंने यहाँ लिख दी है। अब हम इसको उदाहरण से समझते हैं। देखिए, पहला उदाहरण है पुस्तक प्लस आलय। अब देखिए, इसमें आखिरी में क आ रहा है, यानी क के साथ अ की ध्वनि आ रही होगी, और उसी तरह यहाँ पर आलय में बड़ा आ, यानी इस अ के साथ इस अ को मिलाया तो बड़ा आ बन गया, और बड़ा आ बना तो वो उसकी मात्रा इसमें लग जाएगी पुस्तक में, तो क्या बन जाएगा? पुस्तकालय। यहाँ पर जो संधि हुई है वो अ और बड़ा आ की संधि हुई है, तो देखिए आ और आ मिल रहे हैं तो क्या बनेगा? दीर्घ संधि हो गई, क्योंकि आ और आ दोनों सुजाती हैं, इसलिए दीर्घ संधि। उसी तरह विद्या प्लस अर्थी। अब विद्या में आखिरी में क्या निकल रहा है? बड़ा आ, और यहाँ पर क्या है? छोटा आ। अर्थी में क्या है? छोटा आ। तो अब बड़ा आ और छोटा आ दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? बड़ा आ, तो क्या बन जाएगा? विद्यार्थी। उसी तरह धर्म प्लस अर्थ। धर्म में आखिरी में क्या निकल रहा है? अ की ध्वनि निकल रही है। उसी तरह अर्थ में क्या है? अ है, तो अ और आ मिलकर के क्या बन जाएंगे? बड़ा आ बन जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? धर्मार्थ। यहाँ पे कौन सी मात्रा आ गई? बड़ा आ की मात्रा आ गई। उसी तरह महात्मा में आखिरी में बड़ा आ निकल रहा है, और आत्मा के आ में बड़ा आ। महा में आखिरी की ध्वनि क्या है? बड़ा आ। उसी तरह आत्मा में सबसे पहली ध्वनि क्या है? बड़ा आ, और बड़ा आ और बड़ा आ आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? बड़ा आ ही बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा? महात्मा। महा प्लस आत्मा, महात्मा। उसी तरह अति इव। अति में छोटी ई, और उसके साथ इव में भी छोटी ई। छोटी और छोटी ई और ई मिलकर के क्या बनेंगे? बड़ी ई बनेंगे। इसलिए यहाँ पर अति में अब क्या लग जाएगा? बड़ी ई लग जाएगा, और ये ई हट जाएगा, बचेगा व, तो क्या बन गया? अतीव। अब इसको जैसे मैंने ध्वनि के हिसाब से अलग अलग करके पिछले वीडियो में बताया था, मैं उस तरह से अलग अलग करके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर नहीं समझ में आई है तो आप इसको अलग अलग तरीके, अलग अलग ध्वनि निकाल कर भी, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था उस तरीके से कर सकते हैं। उसको करेंगे तो उससे संधि होकर के यही बन करके आएगा सामने, आप चाहे तो करके देख सकते हैं। उसके बाद है जैसे गिर प्लस ईश। तो गिर में आखिरी में क्या है? छोटी ई। ईश में क्या है? बड़ी ई। अब ई और ई सुजाती हैं, क्या बनेंगे? बड़ी ई ही बनेगी। तो फिर यहाँ पर गिरीश में क्या हो गया? बड़ी ई की मात्रा लगी। अब यहाँ छोटी ई की मात्रा हट जाएगी, लग गई, बड़ी की मात्रा बन गया श, तो क्या हो गया? गिरीश। उसी तरह से महेंद्र में बड़ी ई और छोटी ई, बड़ी और छोटी मिलकर के बने बड़ी ई, बन गया महेंद्र। उसी तरह रजनी में बड़ी ई और ईश का बड़ी ई, दोनों बड़ी ई बड़ी मिलकर के बनते हैं बड़ी ई, और मिलेगा तो बन जाएगा रजनीश। रजनी प्लस ईश, रजनीश। लघु में छोटा ऊ, ऊर्मी में बड़ा ऊ और ऊ मिलेंगे, सुजातीय हैं तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ, तो ये हो गया लघूर्मी। उसी तरह वधु में बड़ा ऊ, उत्सव में छोटा ऊ, लेकिन दोनों मिलकर के बनेंगे कौन सा? बड़ा ऊ। दीर्घ संधि, इसलिए दीर्घ स्वर बना तो
वधूत्सव, वधू प्लस उत्सव वधूत्सव। सरयू प्लस उर्मी, ऊ इसमें भी है, ऊ इसमें भी है, फिर ऊ ही बनेगा तो सरयूर्मी, ये गायब हो जाएगा, क्या बन जाएगा, सरयूर्मी। अब देखते हैं अगला, दूसरा है गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि में भी उसी तरह कुछ बातें हैं, जैसे जब अ आ के साथ ई आए। अब जैसे पिछले में हमने देखा था, उसमें क्या हो रहा था, अ के साथ अ ही आ रहा था, ई के साथ ई आ रहा था, ऊ के साथ ऊ आ रहा था। लेकिन अब गुण स्वर संधि में क्या होगा, अ आ के साथ ई आए तो ए बनेगा। अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन चेंज हो गई, अ के साथ ई आने वाला है। उसी तरह अ आ के साथ ऊ भी आ सकता है, तब ओ बनेगा। और अ आ के साथ री भी आएगा, तब अर बनेगा। अब इसको हम समझते हैं कि इसके अंदर तीन बातें क्या निकल के आ रही है। तो इसमें भी तीन तरह की चीज़ें निकल के आ रही हैं, यानी पहले शब्द की जो आखिरी ध्वनि होगी वो आ ही रहने वाली है तीनों ही कंडीशन में। तीनों ही स्थिति में पहले शब्द की आखिरी ध्वनि में या तो छोटा आ निकल रहा होगा या बड़ा आ निकल रहा होगा। लेकिन बाद में कुछ चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, अगर आ के साथ ई या ई निकलता है, चाहे छोटी ई आए या बड़ी ई आए, तो इन दोनों के मिलने से बन जाएगा ए। दूसरे दूसरे में आ के साथ आ रहा होगा ऊ और ऊ, तो बनेगा क्या, इन दोनों के मिलने से ओ बनेगा। अब वो छोटा आ के साथ छोटा ऊ मिले, छोटा आ के साथ बड़ा ऊ मिले, या बड़ा आ के साथ छोटा ऊ मिले, या बड़ा आ के साथ बड़ा ऊ मिले, कैसे भी मिले ये बनेगा ओ ही बनेगा। उसी तरह तीसरे वाले में छोटा आ के साथ री मिले या बड़ा आ के साथ री मिले, वो बनेगा अर। और पहले उदाहरण में भी इसके साथ ये मिले, इसके साथ ये मिले, या इसके साथ मिले, या इसके साथ ये मिले, कोई भी कंडीशन हो वो बनेगा ए ही बनेगा। तो अब इसकी संधि कैसे होगी ये भी देखते हैं। ये है पहले शब्द की आखिरी ध्वनि और ये है दूसरे शब्द की पहली ध्वनि। आइए अब इसको देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। तो ये तीन चीज़ें हैं इसके अंदर। अब देखते हैं उदाहरण कि ये तीनों कहाँ तक फुलफिल हो रहा है। तो देखिए पहला उदाहरण है नर। इसमें आखिरी में क्या आ रहा होगा, नर, क्योंकि कोई भी व्यंजन अगर आता है तो उसमें आखिरी में अ की ध्वनि होती है। ये भी मैंने बताया था पिछली वीडियो में और अपने हिंदी वर्णमाला की भी वीडियो में। तो इसमें अ की ध्वनि आई पहले उदाहरण में, और इसमें क्या है ई। तो अब आ और ई मिल करके क्या बनता है, ये पहली वाली कंडीशन, आ और ई मिलते हैं क्या बनते हैं, ए बनता है। तो अब यहाँ पर आ और ई मिल करके ए बन जाएगा। तो ये नर प्लस इंद्र में अब ई की जगह पे क्या हो जाना है, ए हो जाना है। तो इसलिए हम ए की मात्रा लगा देंगे रा पे, तो क्या बन जाएगा, नरेंद्र। क्योंकि आ और ई मिलने से क्या बनता है, ए बनता है। दूसरे उदाहरण में देखते हैं, इसमें भी आ है और इसमें आ है और इसमें क्या है, इसमें बड़ी ई है। अब आ और बड़ी ई, यानी यहाँ पर छोटा आ, दूसरी कंडीशन में क्या है, छोटा आ और बड़ी ई, लेकिन दोनों मिल करके बनेंगे क्या, ए। तो फिर हमने ए बनाया तो अब क्या बना, नर प्लस ईस नरेश, क्योंकि ए की मात्रा लगनी है इसलिए क्या हो गया, नरेश। उसके बाद महा प्लस इंद्र, आ में क्या है, यहाँ पे क्या है, बड़ा आ, और उसके बाद में क्या है, ई। तो आ बड़ा आ के साथ ई मिलेगा तो क्या बनेगा, ए ही बनेगा। तो यहाँ फिर ए बना, महा प्लस इंद्र महेंद्र। अब आ पे कौन सी मात्रा लग जाएगी, ए की मात्रा लग जाएगी हा पे। अगला है वीर प्लस उचित। अब यहाँ पर आ है, वीर में आ निकल रहा है आखिरी में, और उचित में ऊ निकल रहा है। तो अब आ और ऊ मिल करके क्या बनने वाले हैं, आ और ऊ मिल करके बनेंगे ओ। तो अब क्या हो जाएगा, वीर प्लस उचित वीरोचित। अब देखिए रा पे कौन सी मात्रा लग गई है, ओ की मात्रा लग गई है, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, ओ बन रहा है। क्या बन रहा है, ओ बन रहा है। अगर यहीं पे वीर में उचित की जगह पे मान लिया इचित लिखा होता, अगर ई हो जाता, तो आ और ई मिलकर के क्या बनते, ए बनते। तो फिर ये वीरोचित ना होकर के क्या बनता, वीरेचित बनता। ठीक है, अंतर समझ पा रहे हैं आप कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। उसी तरह सूर्य में आखिरी में क्या है, आ है, और आ के साथ फिर ऊ है। तो आ और ऊ मिलकर के क्या बनेंगे, ओ बनेंगे। तो यानी यहाँ पर ओ की मात्रा लगने वाली है, सूर्योर्जा। यहाँ पे कौन सी मात्रा लग गई, ओ की। उसी तरह महा में आ, उसके बाद उदय, आ और ऊ मिलकर के क्या बनेंगे, ओ बनेंगे। तो महा प्लस उदय क्या बना, महोदय। ओ की मात्रा लगी यहाँ पे,
क्योंकि ओ बन रहा है यहाँ पे। उसी तरह महा प्लस ऊर्जा, महोर्जा, आ और ऊ मिल करके ओ बना। देव प्लस ऋषि, अब यहाँ पर आ है और यहाँ पर री है, यानी ये तीसरी वाली कंडीशन आ गई। आ और री मिल करके क्या बनने वाले, अर, तो यहाँ बन गया देव। अब देखिए अर मिला तो अर जुड़ा कैसे, देव अर्षि। री तो गायब हो गया क्योंकि मिल गया, और आ भी गायब हो गया क्योंकि इसमें मिल गया, तो क्या बना देव अर्षि, तो हमने इस तरह से लिखा देवर्षि। उसी तरह महा प्लस ऋषि, यहाँ पर आ यहाँ पर री, आ और री मिल करके क्या बनेंगे, अर। फिर से तीसरी कंडीशन, तो अब क्या हो गया महर्षि, क्योंकि इसके बीच में क्या आ गया अर, ये री गायब हो गया, महर्षि। तो ये था गुण संधि के उदाहरण। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं वृद्धि स्वर संधि क्या है। जब आ के साथ ए हो तो ए बन जाता है, और आ के साथ ओ औ हो तो औ बन जाता है। यहाँ पर भी तीसरी कंडीशन आ गई, इसमें भी दो बातें निकल के आ रही हैं। वो दो बातें क्या होने वाली हैं, दो बातें ये हैं कि आ के साथ ए आ रहा हो, और आ के साथ ओ आ रहा हो। अब यहाँ पर भी पहले क्या होने वाला है, पहले आ और आ ही होने वाला है, जैसा कि गुण संधि में हो रहा था। गुण संधि में भी पहले आ और आ ही आ रहा था, लेकिन उसके बाद ऊ आ रहा था, ऊ ई और री आ रहा था। लेकिन यहाँ पर आ के बाद ओ और औ आ सकता है, या फिर ए और ए आ सकता है। जब आ के बाद ए आएगा तो ए बनेगा, जब आ के बाद ओ औ आएगा तो औ बनेगा। अब देखिए उदाहरण से समझते हैं, इसको उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर देखिए चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा और समझने वाली होगी, इसलिए मैंने कौन सी ध्वनियाँ मिल रही हैं वो मैंने यहाँ पर एक कॉलम ऐड कर दिया है। देखिए एक में आखिरी में क्या निकल रहा है, अ निकल रहा है, और यहाँ पे क्या निकल रहा है, ए। अब आ और ए मिलना है, ये वाली कंडीशन। आ और ए मिलने पे क्या बनता है, ए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आ और ए ध्वनि यहाँ पर मिल रही है, आ और ए मिल करके क्या बनेगा, ए। तो अब क्या हो जाएगा, एक प्लस एक क्या हो जाएगा, एक कैक। एक कैक, यूँ ये गायब हो जाएगा क्योंकि ये मिल गया है, और यहाँ पे मात्रा कौन सी लग जाएगी, ए वाली, क्योंकि मिल करके क्या बनना है, ए। तो क्या हो जाएगा, एक कैक। उसी तरह दूसरा क्या है, मत प्लस एक। अब यहाँ पर फिर आ और यहाँ पे ए। अब आ और ए मिल करके क्या बनेंगे, ए बनेंगे, इसलिए मत प्लस एक के क्या हो गया, मतैक के। यहाँ पर ए की मात्रा लग जाएगी इस पे, मतैक, और ये ए गायब हो जाएगा, बचा क्या, मतैक के। तीसरा उदाहरण सदा प्लस ए। यहाँ पर फिर और आ और ए मिल रहे हैं, आ और ए मिल रहे हैं इसमें। आ और ए मिलेंगे तो क्या बनेगा, ए बनेगा। तो हम यहाँ पे फिर ए की मात्रा लगाएंगे, जैसे सदा प्लस ए। तो अब ये ए तो गायब हो जाएगा क्योंकि ये संधि में मिल गया है, और मिल करके बना क्या है, ए बन गया। तो ए की मात्रा किस पे लग जाएगी, इस पे लग जाएगी। तो सदैव क्या बन गया, सदैव। इस तरह से हुई सदैव में संधि। उसी तरह महा प्लस ऐश्वर्य में आ और ए मिला है तो ए ही बनेगा, तो महेश्वर्य हो जाएगा। दंत प्लस ओष्ठ, यहाँ पर आ है, अब यहाँ पर ओ है। ओ किस में होता है, ओ इस कंडीशन में है, आ के साथ ओ, तो क्या बन जाएगा, औ बनना है यहाँ पर। तो यहाँ पर दंत के साथ ओष्ठ क्या बन गया, दंतौष्ठ बन गया, यहाँ पे औ की मात्रा लगी, दंतौष्ठ। उसी तरह परम प्लस औषधि में यहाँ आ और यहाँ औ। आ के साथ औ मिलेगा तो क्या बनेगा, आ के साथ औ मिलेगा तो क्या बनेगा, औ ही बनेगा। तो आ और औ परम औषध, औ की मात्रा लगी, परम औषध, परम औषध। उसी तरह महा प्लस ओजस्वी, यहाँ पर भी निकला आ और यहाँ पर ओ। अब आ और ओ मिल करके क्या बनेंगे, औ बनेंगे। तो महा प्लस ओजस्वी क्या हो गया, महाओजस्वी। यहाँ पर मात्रा कौन सी लगी, औ की लगी, जहाँ पर संधि हुई वहाँ पे औ की मात्रा लगी। फिर महा प्लस औदार्य यानी बड़ा आ और औ, तो आ के साथ औ मिला तो क्या बना, औ। तो महा औदार्य, महोदार्य, आ के साथ औ, आ के साथ ओ। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से कौन कौन से वर्ण मिलते हैं तो क्या बनता है। ये चीज़ सिर्फ आपको याद करनी होगी, तो आप संधि आसानी से
कर सकेंगे, बस आपको ध्वनियाँ पता करना आता हो, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। अब देखते हैं यण स्वर संधि क्या होती है। 3 तरह की संधि हमने जानी, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। अब हम जानते हैं यण संधि क्या होती है। देखिए, यण संधि में भी 3 तरह की कंडीशन होने वाली है, जैसे उसमें थी। जब ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो या बनता है। ई और ई के साथ कोई और अन्य स्वर हो तो या बनता है। दूसरी कंडीशन में ऊ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वा बनता है, और री के साथ कोई अन्य स्वर हो तो रा बनता है। अब कंडीशन क्या है, य से पहले वाला व्यंजन आधा हो जाएगा और व से पहले का भी व्यंजन आधा हो जाएगा, और रा जहाँ पर बनेगा यानी री वाली कंडीशन में त्रा शब्द आ जाएगा। तो हर 3 कंडीशन है, और तीनों ही कंडीशन में हमें 2-2 बातें ध्यान रखनी है। वो बातें क्या ध्यान रखनी है कि पहले वर्ण के आखिरी ध्वनि ई निकलेगी। अभी तक जितने भी हमने उदाहरण देखे, दीर्घ संधि में तो सुजातीय स्वर आते थे, आ के साथ ई, आ के साथ आ, ई के साथ ई, ऊ के साथ ऊ। फिर हमने जब गुण संधि देखी तो उसमें आ पहले आता था, उसके बाद में ई, ऊ और री आते थे। फिर जब हमने वृद्धि संधि देखी तो उसमें भी आ ही पहले आता था, उसके बाद ए, ऐ, ओ, औ आते थे। अब एक कैसी कंडीशन आ रही है जिसमें आ पहले नहीं होने वाला। यहाँ पर पहले क्या होगा, यहाँ पहले होने वाला है ई, ऊ और री, ये तीनों पहले होंगे। अब जब ई पहले होगी उसके बाद कोई स्वर आएगा तो या बनेगा, ऊ पहले होगा तो वा बनेगा, री पहले होगा तो रा बनेगा। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, और उसके साथ ही ये ध्यान रखने वाला है कि उसके पहले के व्यंजन आधे हो जाएंगे और री वाली कंडीशन में त्रा शब्द बन जाएगा। अभी शायद आपको ये बहुत ही ज़्यादा घुमाऊ चीज़ लग रही होगी या बहुत ऐसी कन्फ्यूजिंग चीज़ लग रही होगी कि सारी चीज़ें आपस में मिल जा रही हैं, लेकिन अभी जैसे ही मैं संधि के या स्वर संधि के पांचों प्रकार पढ़ा दूंगा, इसी वीडियो के लास्ट में मैं एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसको ये चीज़ आपको याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा, या एक ऐसा मेथड बता दूंगा जिससे आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल याद हो जाएंगी। तो वीडियो को बस पूरा देखते रहिए। जब आप ये तरीका समझ जाएंगे तब मैं वो मेथड बताऊंगा कि इसको कैसे आसानी से याद रखना है। उसको याद रखने के लिए पहले इसको समझना ज़रूरी है, इसलिए मैं समझाने के बाद आखिरी में वो चीज़ बताऊंगा। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला उदाहरण है अति प्लस अधिक। अब अति के लास्ट में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। अभी तक हमने जितने भी उदाहरण देखे थे उसमें प्रथम शब्द में हमेशा आखिरी में आ आता था, हमेशा आ आता था, लेकिन अब ई आ रहा है। और ई के साथ जब आ मिलेगा, देखिए यहाँ कोई अन्य स्वर की बात हुई थी तो ई के साथ क्या आ गया, आ बन गया। तो जब ई के साथ आ मिलता है तो क्या बनता है, या बनता है। ये ध्वनि यहाँ पर लिखी हुई है, ई के साथ आ मिलने पे क्या बनेगा, या बनेगा। तो अब हम यहाँ पर इसके बीच में या स्वर आएगा, और एक कंडीशन साथ में और लिखी थी, देखिए उसमें 2 कंडीशन लिखी हुई थी। यहाँ पर 2 कंडीशन लिखी थी कि ई और के साथ कोई और स्वर आए तो या तो बनेगा ही, लेकिन या से पूर्व का व्यंजन आधा हो जाना चाहिए। तो यही कंडीशन हम यहाँ पर लगा करके देखते हैं। ये इसमें हम लगा करके देखते हैं, यहाँ ई है, ई के बाद आ स्वर आया तो इन दोनों से मिलने से या बना, और उसके पहले वाला जो भी व्यंजन है वो आधा होगा, यानी कि ता क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो क्या बना, अत्यधिक। ये ता हो गया आधा, और या हमने संधि से लिया, और ये आ गायब हो गया, बचा क्या, अत्यधिक। ये आ क्यों गायब हुआ, क्योंकि ये आ क्या हो गया, संधि में चला गया, क्योंकि ये आ और आ मिलकर ई मिलकर के ही तो या बना, तो ये आ चला गया। उसी तरह इति में क्या है, ई और आदि का आ, और ई और आ मिलकर के क्या बनेंगे, या बनेंगे, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि ई के साथ बड़ा आ मिलेगा तो यहाँ पे या में आ की मात्रा लग जाएगी। ई के साथ ऊ मिलेगा तो या में ऊ की मात्रा लग जाएगी। ई के साथ बड़ा ऊ मिलेगा तो या में बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी। बनेगा शब्द यह ही, लेकिन या सॉरी अक्षर जो है वो यह ही बनेगा, लेकिन मात्रा लग जाएगी दूसरे वाले ध्वनि के हिसाब से। ये यहाँ पे आ की मात्रा है तो या में आ की मात्रा लग गई। यहाँ ई के साथ ऊ आया तो या में छोटा ऊ की मात्रा लग गई। यहाँ ई के साथ बड़ा ऊ आया तो या के साथ बड़ा ऊ की
मात्रा लग गई। ये बात यहाँ पर बस ध्यान देने वाली है। अब दूसरे उदाहरण में ई के साथ अ मिलना है तो या बनना है, जैसे इति का ई, आदि का आ। तो ई के साथ आ मिला तो क्या बनना है, या बनना है, यानी यहाँ पे या बन गया, ये आ मिल गया इसके अंदर। और ये ता क्या हो जाएगा, ये ता हो जाएगा आधा, तो क्या बन जाएगा, इत्यादि। ई आधा ता, फिर ये वाला या और ये वाला दी, क्या बन गया, इत्यादि। उसी तरह ऊपरी प्लस उक्त। अब यहाँ का ई, छोटी ई, यहाँ का छोटी ई और यहाँ का छोटा ऊ, तो ई और ऊ मिलकर के क्या बनेंगे, यू बनेंगे। बनेगा तो या ही शब्द, लेकिन ये ऊ है इसलिए यहाँ पे ऊ की मात्रा लग गई या में। क्या बना, ऊपर युक्त। कैसे बना, यहाँ ई ओ मिल करके क्या बना, यू बन गया, तो हमने यू यहाँ लिख लिया। और ये रा क्या हो जाएगा, अब रा हो जाएगा आधा, तो ये रा आधा हो गया, तो इसलिए ऊपर इसकी मात्रा लग गई है, तो क्या हो गया, ऊपर युक्त। आधा रा हम ऐसे तो लिखते नहीं है, आधा रा हमेशा ऊपर लिखा जाता है, तो इसलिए इसकी मात्रा लग गई है। उसी तरह नी प्लस ऊन। नी क्या है, इसमें छोटी ई की ध्वनि है, इसमें ऊ। अब छोटी ई के साथ ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा, यू बनेगा, क्योंकि बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ की मात्रा लग गई है यहाँ पे। अब नी प्लस ऊन क्या बनेगा, यू बनने वाला है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया यू, यानी इन दोनों के मिलने से बना यू, तो इसके बीच में आ गया यू। और अब क्योंकि ये ना क्या हो जाएगा, आधा, क्योंकि इसके पहले का व्यंजन आधा होता है, तो ये ना भी क्या हो जाएगा, आधा, और ये हो जाएगा गायब। तो क्या बन गया, न यू न, क्या बन गया, न्यून, न्यून। उसी तरह अगला सु प्लस अच्छ। सु का है उ, अच्छ का अब उ और आ मिलकर के क्या बनने वाला है, वा बनेगा। ये दूसरी वाली कंडीशन आ गई जिसमें उ और आ के साथ वा बनने वाला था, तो अब उ और आ के साथ बनेगा वा, तो यहाँ पर बीच में क्या आ जाएगा, वा। और कंडीशन पिछली की तरह इसमें भी वही थी कि पहला वाला अक्षर क्या हो जाएगा, व्यंजन आधा, तो क्या हो गया, स्व। तो स्वच्छ, तो क्या बन गया, स्वच्छ। उसी तरह सु प्लस आगत। इसमें है छोटा ऊ, इसमें है बड़ा आ। ऊ और आ मिलकर के क्या बनना है, वा बनना है, बीच में क्या आ गया, वा। और उसके पहले वाला व्यंजन आधा, यानी स्व, तो स्वा, और ये गायब, स्वागत। गुरु प्लस ओदन। इसमें भी बड़ा ऊ आया और इसमें ओ आया, ऊ के साथ ऊ बना तो क्या बना, वो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो। और पहला, इसके पहले वाला यानी रा क्या हो जाएगा, आधा, तो क्या बन गया, ये ओ हो गया गायब, तो क्या बन गया, गुरु, क्योंकि वो आ गया और रा हो जाएगा आधा, तो यानी आधा है तो ऊपर मात्रा लग जाएगी, क्या बन गया, गुरवोदन। उसी तरह अनु प्लस ऐषण। इसमें ऊ, इसमें ए, ऊ के साथ ए मिला तो बना वे, बनता है वा, लेकिन ए की वजह से इस पर ए की मात्रा लग गई तो बन गया वे। तो हमने यहाँ पे लगाया वे, और ये ए हो गया गायब, और ये ना क्या हो जाएगा, आधा, क्या बन जाएगा, अन्वेषण, क्या बन गया, अन्वेषण। उसी तरह यहाँ पर री और आ, री और आ मिल करके क्या बनने वाले हैं, रा बनेंगे। बनता अर है, लेकिन अ और रा मिल करके यहाँ पर रा की ध्वनि निकालते हैं, इसलिए हम यहाँ पे रा लिखते हैं। तो अब रा की जब ध्वनि बनती है, तो जैसा कि उसमें मैंने बताया था 3 कंडीशन थी, तो उसमें ये बताया गया था कि त्रा जरूर बनना चाहिए, भले ही अर की ध्वनि निकले या रा की ध्वनि निकले। वैसे तो अर की ध्वनि ही निकलती है, लेकिन बड़ा आ होने की वजह से आ की मात्रा लग जाती है, तो बनता उसमें त्रा जरूर है। ये उसमें लिखा था कि त्रा की ध्वनि जरूर आती है। जैसे ये इसमें लिखा हुआ था कि शब्द में त्रा होना चाहिए, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, ध्वनि निकल रही है लेकिन उसके साथ त्रा का प्रयोग किया जाना चाहिए शब्द में। तो पित्र प्लस आज्ञा, रा की ध्वनि हुई तो क्या बन गया, पित्राज्ञा। यहाँ का र यानी री और आ मिल करके त्रा बने तो क्या बन गया, पित्राज्ञा। उसी तरह मात्र प्लस इच्छा। तो री की ध्वनि निकल रही है, लेकिन यहाँ पे शब्द कौन सा प्रयोग किया जाएगा, त्रि, त्रा, और उसके ऊपर री की मात्रा, या यूं कहें ता का ही प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन ता के साथ जब हम री को मिला देते हैं तो फिर ये त्रि बन जाता है। और इससे पहले वाले उदाहरण में ता के साथ रा मिलाया था तो त्रा बन गया था, उसके मिलाने से ही त्रा व्यंजन बनता है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, त्रि लग जाएगा, तो ये गायब हो जाएगा, ये बन जाएगा, क्या हो जाएगा, मातृच्छा, क्या बन जाएगा, मातृच्छा।
तो ये हो गया यण संधि के उदाहरण। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। अब बात करते हैं अयाध ईश्वर संधि की। तो अयाध ईश्वर संधि में भी कुछ कंडीशन है। अब यहाँ पर क्या है, ए ऐ ओ औ पहले आने वाला है। जैसे कि शुरू की पहली कंडीशन में तो आ के साथ आ, ई के साथ ई, ऊ के साथ ऊ। दूसरी कंडीशन में आ पहले आता था, तीसरी कंडीशन में भी आ पहले आया। फिर उसके बाद जब हम यण संधि पर आए तो आ पहले ना करके इस बार ई, ऊ और री पहले आया था, और इस बार ए ऐ ओ औ पहले आने वाला है। तो जब ए ऐ ओ औ के साथ कोई अन्य स्वर होता है तो ए की कंडीशन में ऐ और ए की कंडीशन में आए, ओ की कंडीशन में आओ और औ में आओ हो जाता है। तो इसको ज़्यादा ना समझ करके सीधे इन चारों चीज़ों को मैंने अलग करके निकाल लिया है, जो मेन चीज़ समझने वाली, तो सीधा उसको समझते हैं। जब ए के साथ कोई स्वर आएगा तो ऐ बनेगा, ऐ मतलब अ या अय बनेगा, अय। उसी तरह ऐ के बाद कोई और स्वर आएगा तो आय बनेगा। ओ के बाद कोई स्वर आएगा तो अव बनेगा, और जब औ के बाद कोई स्वर आएगा तो आव बनेगा। यानी पहले शब्द की आखिरी ध्वनि में ये आए और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि में कोई स्वर आए तो बनेगा ऐ आय अव आव। ये कैसे बनेगा, अब इसको हम उदाहरण से देखते हैं। इसके उदाहरण। तो देखिए, पहला उदाहरण है ने प्लस अन। अब देखिए, ने में निकल रहा है ए की ध्वनि, आखिरी में ए की ध्वनि निकल रही है। अन में निकल रहा है आ की ध्वनि, यानी यहाँ पर मिलना है ए और आ को। तो जब ए और आ मिलेंगे तो आय की ध्वनि निकलेगी, आय की ध्वनि निकलेगी तो अब उसको यहाँ पर जोड़ा जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आय, ये हो जाएगा गायब। क्योंकि जब संधि होती है तो ये गायब हो जाता है, क्योंकि ये तो संधि में चला जाता है। तो अब क्या बन गया, ये ए भी मिल गया है तो बचा क्या, नयन। तो ये क्या बन गया, नयन। उसी तरह नय प्लस अक, अब आय प्लस अ मिलकर के क्या बनेगा, आय। तो यहाँ पर जुड़ जाएगा आय, ये गायब हो जाएगा। तो ना और ना में आ मिल जाएगा तो बन जाएगा ना य क, क्या बन गया, नायक। उसी तरह नए प्लस ई का, अब ए प्लस ई के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, आई। ई की मात्रा है जो भी है वो यहाँ पर लग जाएगी। अगर ये बड़ी ई होता तो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लग जाती। मात्रा यानी दूसरे वाले वर्ण के हिसाब से ही मात्रा लग जाएगी। तो ए के साथ ई तो आई बन गया, तो यहाँ पर जुड़ा आई। तो नए के साथ आई मिला तो क्या बना, नायिका। नए के साथ यानी ये लिखा है न प्लस आय, यानी इसका ना का नय, क्योंकि ए तो संधि, इसकी मात्रा तो संधि में चली गई और इसका ई भी मात्रा संधि में चली गई और दोनों मिलकर के बन गया है आय। तो यहाँ पे बचा क्या, ना, और यहाँ पे क्या बचा आखिरी में, का। ये ना और आ मिलकर के एक साथ ना पे आ की मात्रा लग जाएगी, यानी ये हो जाएगा ना। तो क्या बन जाएगा, ना और ये ई का, नायिका। क्या बन जाएगा, नायिका। उसी तरह पो प्लस अन, पो का ओ और अन का आ, ओ और आ मिलकर के क्या बनेंगे, अब बनेंगे। ओ प्लस आ मिलकर के क्या बनेगा, अब बनेगा। तो अब यहाँ पो में बचा क्या, सिर्फ प का प बचा, क्योंकि ओ तो संधि में चला गया, ये ओ की मात्रा तो संधि में चली गई और यहाँ का आ भी संधि में चला गया, और ये दोनों मिलकर के बना क्या, अब। तो पो प्लस अब प्लस न। तो अब ये प और अ मिलकर के प बने, तो क्या बना, प व न बचा, तो क्या बन गया, पवन। इसी तरह पौ प्लस अन, औ और आ मिलकर के बनेंगे आव, तो यहाँ पे बनेगा आव। क्या बन जाएगा, पावन। क्या बना, पावन। पौ प्लस अन, पावन। उसी तरह नौ प्लस अक, नौ प्लस अक, क्या बन जाएगा, आ, और नौ प्लस इक होगा, ये अक नहीं होगा, ये इक होगा। जब नौ प्लस औ के साथ ई मिलेगा तो क्या बनेगा, आवी। तो नौ में से औ की मात्रा चली गई, बचा न, यहाँ पे बचा न प्लस आवी प्लस ये चला गया, बचा क्या, का। तो क्या बन गया, ना, ये आ मिल करके क्या बन गया, ना।
नाविक क्या बन गया? नाविक। तो इस तरह से संधि प्रयोग होती है। तो अब जानते हैं हम वो तरीका जिससे हम पहचानेंगे इन संधियों को याद करने का तरीका कि किस संधि में कौन सा वर्ण पहले आ रहा है। इन चीज़ों को अब हम थोड़ा समझते हैं कि ये कैसे होगा। तो देखिए, हम मान के चलते हैं, अज्यूम करके मानते हैं कि 3 ग्रुप हैं। जो भी हमारे स्वर हैं उसको हम 3 ग्रुप में बांटने की कोशिश करते हैं। ए ग्रुप में हम रखते हैं आ को, छोटा आ और बड़ा आ। बी ग्रुप में हम रखेंगे ई ऊ और री को, इसको हम रखते हैं बी ग्रुप में, इसको हम रखेंगे बी ग्रुप में। और सी ग्रुप में रखेंगे हम ए ऐ ओ औ को। तो हमारे जितने भी स्वर थे हमने उनको ए बी और सी कैटेगरी में बांट लिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्वर होते हैं हमारे। हमने 11 व्यंजन स्वरों को 3 कैटेगरी में बांट दिया। ग्रुप ए में रखा हमने अ और आ को। ग्रुप बी में रखा हमने ई ऊ और री को। ग्रुप सी में रखा हमने ए ऐ ओ औ को। अब देखिए हम संधि कैसे पहचानते हैं। हमने 5 तरह की संधियाँ जानी है। सबसे पहला जाना है इसमें दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में सबसे आसान तरीका है स्वजातीय। स्वजातीय का मतलब क्या है कि अ के साथ अ मिलता है, बड़ा आ बन जाता है। ई के साथ ई मिलती है, बड़ी ई मिल जाती है। अब इधर छोटी ई हो सकती है, इधर बड़ी ई, इधर बड़ी ई, इधर छोटी ई, या दोनों तरफ ही छोटी ई, या दोनों तरफ ही बड़ी ई, कुछ भी हो सकता है। मिल करके उसको बनना क्या है? बड़ी ई ही बननी है। यही चीज़ ऊ और ऊ के साथ होनी है, तो बड़ा ऊ ही बनेगा। अब चाहे इधर छोटा हो, चाहे इधर बड़ा, चाहे इधर बड़ा, चाहे इधर छोटा, या दोनों तरफ छोटे या दोनों तरफ बड़े, मिल करके करेंगे बनेगा क्या? बड़ा ऊ बनेगा। तो स्वजातीय में जब आपस के ही स्वर मिलते हैं, आ से, ई से, ऊ से मिलता है, तो वो स्वजातीय कहलाते हैं। यानी दीर्घ संधि में आपस में ही उनका मिलाप होगा स्वजातीय से। गुण संधि में क्या होगा? जब ग्रुप ए पहले आए यानी आ, उसके बाद में ग्रुप बी आ जाए, यानी पहले आ आए और बाद में ई ऊ री आ जाए, तो वो गुण संधि कहलाती है। यानी गुण संधि को हम क्या कह सकते हैं? सीधा ए प्लस बी। गुण संधि को हम क्या कह सकते हैं? ए प्लस बी। ये हो गई गुण संधि। उसी तरह वृद्धि संधि में क्या होता है? आ पहले आता है, आ पहले आता है और बाद में क्या आता है? सी ग्रुप, यानी ए ऐ ओ औ आता है। तो हम वृद्धि संधि को ए प्लस सी कह सकते हैं। वृद्धि संधि को ए प्लस सी कहते हैं। फिर यण संधि में क्या होता है? यण संधि में ग्रुप बी पहले आ जाता है, ई ऊ री पहले आ जाता है और बाद में क्या आता है? ए या फिर सी, कोई भी स्वर। बी के बाद कोई भी स्वर आ जाता है। और उसके बाद अयाद संधि में क्या होता है? ग्रुप सी पहले आ जाता है, ए ऐ ओ औ पहले आ जाता है और बाद में बचे हुए कोई भी आ जाता है। तो जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वो समझिए। हमें स्वरों को 3 कैटेगरी में बांटना है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, जिसमें ए में आ रहेगा, ग्रुप बी में ई ऊ री रहेगा, ग्रुप सी में ए ऐ ओ औ रहेगा। और दीर्घ संधि तो स्वजातीय होती है, आ और आ, ई ऊ आपस में ही मिलते हैं। गुण संधि में क्या होगा? ए पहले बी बाद में। वृद्धि संधि में ए पहले सी बाद में। यण संधि में बी पहले बाकी बाद में। अयादि संधि में सी पहले बाकी बाद में। तो बस हमें ध्यान का रखना है, पहले ए बी सी, इधर ए पहले, इधर ए पहले, बी पहले, सी पहले। मतलब हमें याद क्या रखना है? ए बी सी, सिर्फ इतना याद रखना है, पहले वाली चीज़ें ए बी सी। इतनी चीज़ें अगर हमने याद कर ली तो हम संधि को आसानी से पहचान सकते हैं। और उसमें कौन सी ध्वनियाँ मिल रही हैं, अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा होगा तो आप ध्वनि भी निकाल सकते हैं। और ध्वनि निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी ध्वनि इसमें से है, और आप आराम से ए प्लस बी, ए प्लस सी या इन सभी फॉर्मूले के आधार पर पता कर सकते हैं कि कौन सी संधि हो रही है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि स्वर संधि क्या होती है और उसके प्रकार कितने हैं, और उनको हमने समझा और उसको ये समझने का और याद करने का तरीका भी जाना। तो अब अगली वीडियो में हम जानेंगे कि व्यंजन संधि क्या होती है और विसर्ग संधि क्या होती है। ये हम संधि के अगले वीडियो में जानेंगे। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको
आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।